नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर कभी फ्यूचर में उनको हटाने की जरूरत पड़ती है तो कौन सी कानून के तहत उनको हटाया जाता है, कौन सी कानून के तहत उनको अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त किया जाता है और किस के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो एक हाई कोर्ट का जज होता है उसको किस रीजन, किस कारण से उसके पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है, उसके पद से उसको हटाया जा सकता है, उसकी जो सैलरी क्या होती है एक हाई कोर्ट जज की और हाई कोर्ट जज की योग्यता क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि लीगल टॉपिक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नए नए अपडेट, नए नए कानून में जो बदलाव हो रहे हैं, सारी चीज़ें मिलते रहेंगे ताकि आप लोग अवेयर रह सकें, आप लोग अपडेट कर सकें अपने लीगल नॉलेज को और इनहेंस कर सकें डेली। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एक जो जज की नियुक्ति के बारे में, तो मेरे पास पूरा पोथा पड़ा हुआ है। पोथा तो आप लोग समझते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में जो हाई कोर्ट न्याय व्यवस्था एक मतलब जो व्यवस्था होती है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता है जो हाई कोर्ट होता है, और संविधान व कानून की रक्षा करते हैं। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उनका वेतन और उनको हटाने की प्रक्रिया मतलब अलग अलग होती है, जो भारतीय संविधान में अच्छी तरह से बताया गया है और कोशिश किया गया है जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको निष्पक्ष फैसला सुना सके, इनको इसलिए इनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। अब थोड़ी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। यह प्रक्रिया कई अधिकारियों की भागीदारी से पूरी होती है, जिनमें से भारत के राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और अनुभवी व्यक्ति ही इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हो। जो प्रक्रिया है मतलब जो जज की योग्यता रखता हो, जो उसको लीगल प्रैक्टिस में मतलब उसका एक पैशन होना चाहिए कि लीगल प्रैक्टिस में उसका अनुभव बढ़िया हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उसी को नियुक्त किया जाए। जब हाई कोर्ट में कोई पद या कोई पोस्ट जब खाली होता है तो उसके लिए न्यायालय के चीफ जस्टिस सीनियर जजों से परामर्श करके उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं। यह सूची राज्य के मुख्यमंत्री को भेजी जाती है और जो इसे राज्यपाल के पास भेजते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को भेजा जाता है। फिर यह सूची केंद्रीय विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचाई जाती है, जहां इसे भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जो भारत के चीफ जस्टिस, दो सीनियर जजों का एक समूह होता है, उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करता है और अंतिम सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति के पास इन सिफारिशों को स्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। मतलब राष्ट्रपति का अगर मन कहेगा तो वापस भी भेज सकता, जो लिस्ट भेजी गई थी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर एक बार राष्ट्रपति वापस कर देता और उस पर जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उस पर एक बार विचार करने के बाद में अगर दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देना होता है। इसलिए किया गया है ताकि जो एक योग्य व्यक्ति हो, अनुभवी व्यक्ति हो, वो हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यभार संभाल सके और उसकी नियुक्ति किया जा सके। देखिए हाई कोर्ट का जो जस्टिस बनने के लिए, जज बनने के लिए कुछ योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो भारतीय नागरिक होना चाहिए था और कम से कम हाई कोर्ट में वकील के तौर पर कम से कम 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस होनी चाहिए था। और साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह व्यक्ति अनुभवी है, उसको कानून से संबंधित, सिस्टम से संबंधित, जस्टिस सिस्टम से संबंधित बनी सारी जानकारी है। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। हाई कोर्ट के जजों का वेतन जो होता है वो संसद द्वारा तय किया जाता है। वैसे तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जजों को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इनमें किसी भी तरह की वेतन में कटौती नहीं की जाती है। दूसरी बात ये होती है आपातकालीन में केवल कटौती की जा सकती है और साथ में इनका वेतन अच्छा ठीक ठाक दिया जाता है ताकि बिना भ्रष्टाचार के वो अपना काम कर सकें। अब वेतन की बात करते हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, मुंबई हो, कहीं के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका 2.5 लाख के आसपास में होता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग
मतलब इसमें क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 2,50,000 होता है। और जो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनका तकरीबन 2,25,000 30,000 के आसपास में इनकी सैलरी होती है। और साथ सैलरी के अलावा इनको और भी कुछ व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, उसके बाद हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, घर में जो मदद मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, और स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट भत्ता अलाउंस भी मिलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलता है, शामिल है। जो रिटायरमेंट के बाद में यह आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं कि जज की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस बनाए रखने में मदद करती है। इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं एक जज की, जो हाई कोर्ट का एक जज होता है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया, जजों के वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं। सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के जजों को पेंशन दी जाती है, जैसा कि ये भी आप लोगों को बताया गया। इनको काफी सुरक्षित किया गया है। कार्यकाल और महाभियोग, मतलब ये जान लीजिए कि इनका कार्यकाल कब तक होता है, अब जानेंगे। और अगर इनको इनके पद से हटाना होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, वो 62 साल की आयु तक उनका अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं। अगर उनको अपने पोस्ट से हटना है तो लिखित में अपना रिजाइन लेटर दे सकते हैं राष्ट्रपति को। इसके अलावा जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है, या हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो उसको हाई कोर्ट का जो पोस्ट होता है उसको छोड़ना पड़ेगा। या अगर कहीं ट्रांसफर किया जाता है तो पहले वाला जो पोस्ट होता है, जैसे कोई दिल्ली में है हाई कोर्ट में जज है, अगर उसको ट्रांसफर किया जाता है तो कहीं और जाता है तो यहाँ वाला पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, वहां का पोस्ट धारण करना पड़ेगा। देखिए, जजों को हटाने की बात आती है तो देखो, जजों को हटाने के लिए, ठीक है, महाभियोग होता है कि प्रक्रिया होती है जो कि बहुत कठिन होती है। महाभियोग के द्वारा जजों को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ शर्तें होती हैं। अब हटाने की बात अगर करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 एक बी और अनुच्छेद 124(4) के तहत जस्टिस को केवल सिद्ध कदाचार, मतलब मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। दो ऐसे रीजन है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। यदि किसी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्तावना लाना हो तो इसे संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लाया जाता है, जो महाभियोग लाया जाता है किसी जज को हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ होती है। इसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह समिति आरोपों की जांच करती है। किसी भी जज के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं पहले उसकी जांच होती है, उसके बाद में अगर उसका जांच जो होता है उसका जो दोष होता है सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको हटाने का प्रोसेस होता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट में जांच को दोषी पाती है, जस्टिस को दोषी पाती है, तो वह प्रस्ताव संसद में बहस के लिए रखा जाता है। इसे संसद के दोनों सदनों में, ध्यान है, सदनों में विशेष बहुमत यानी कि उपस्थिति का मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। या दोनों सदन को में इसे पारित कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जस्टिस, किसी भी जस्टिस को, जज को उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन एक चीज और, भारत में अब तक किसी जज को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया काफ़ी बहुत कठिन प्रक्रिया है। और पहले बात ये साबित करना होगा कि उनको दोष जो होता है वो साबित करना होता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसके बारे में इसका बहुत बड़ा योगदान है, न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट और उसको हटाने से संबंधित। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) के तहत किसी भी जस्टिस को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यह अधिनियम पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया है, ताकि न्यायपालिका
की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके और किसी भी जस्टिस को बिना किसी उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत किसी भी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई तभी शुरू हो सकती है जब संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100, राज्यसभा में कम से कम 50 जो सदस्य होते हैं उनका समर्थन होता है तो ही लाया जा सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता चुका हूं। कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं जो माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था और इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था, कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी जिन गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा अगर किसी जज को हटाया जाता है। केस का नाम है के वीरास्वामी बनाम भारत संघ। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और उन पर कार्रवाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि मैंने जजमेंट का बताया, जो 1991 में के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बनाए थे, जिसमें से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के लोक सेवक माना है। इसका अर्थ यह है कि ये जस्टिस भी इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं। हालांकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में यह भी निर्धारित किया जाता है कि किसी जस्टिस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श आवश्यक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उससे परामर्श आवश्यक है। उसके बाद में ही आप किसी जज के ऊपर ऐसे मामले में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेना जरूरी होगा, तो उसके बाद कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने के न्यायपालिका ने अपने लोक आंतरिक तंत्र इन हाउस इंक्वायरी भी स्थापित किया है। इन हाउस जांच प्रक्रिया के माध्यम से न्यायपालिका अपने सदस्यों के खिलाफ लगे आरोप की जांच करती है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि जजों के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शिता हो तथा साथ में उन्हें अनावश्यक बाहरी दबाव से भी बचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो जवाबदेही स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना था। राष्ट्रपति की स्वीकृति और चीफ जस्टिस से परामर्श की आवश्यक शर्त जजों के अनुचित उत्पीड़न से बचाता है। ये बहुत जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पूर्व परमिशन के बिना हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये उनको जो फर्जी उत्पीड़न होता है उससे जो जज होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जजों देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जानते हैं। जो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, वेतन, महाभियोग प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखती है और कोशिश किया जाता है कि ये पारदर्शिता हो। दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, कोशिश ये की जाती है चूँकि जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, आज भी लोग उन पे भरोसा करते हैं और इसलिए इनका बड़ा काम जो होता है साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि लोगों की आज भी उम्मीद है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो लोगों की उम्मीद है, जनता की उम्मीद है, वो प्रॉपर बनी रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और के काम आ सकता है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कुछ नई अपडेट के बारे में। मतलब ये है कि अगर घर में कोई सरकारी जॉब में है तो अगर उनका कोई और सदस्य है उस घर में, तो क्या वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकता है या अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ में कुछ नई गाइडलाइन। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के खास तौर पर है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के भी हैं तब भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजेबल होने वाली है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जिनके बड़े सारे सवाल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें पहले समझ लेते हैं फिर हम टॉपिक पर चलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो मृतक कर्मचारी होता है वो गोरखपुर का रहने वाला होता है और गोरखपुर में एक स्कूल होता है जहाँ पे हेडमास्टर के पोस्ट पे काम कर रहा होता है। कुछ समय बाद होता क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी बेटी होती है वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती है, जो थोड़ा सा विकलांग भी होती है, अनुकंपा नियुक्ति की बात मांग करती है। लेकिन होता क्या है, चूँकि जो बेटा होता है, जो मृतक कर्मचारी, जब उसकी डेथ होती है तो
दो दो लड़के और एक लड़की को छोड़ के जाते हैं और साथ में माँ को भी, मतलब वाइफ को भी छोड़ के जाते हैं। तो जब बेटी होती है, जब अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती है और जब वो उसमें बेटों द्वारा जब अपना एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर बेटी को जॉब दिया जाएगा, बहन को जॉब दिया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बिल्कुल कंफर्म एक लेटर अपने एक स्टेटमेंट के दौरान अपना सारा चीज़ बता दी, जो एफिडेविट फाइल होती है उसके हिसाब से बता देते हैं कि हमें इस जॉब से कोई मतलब नहीं है अगर बहन को दिया जाता है। लेकिन ये भी उस जो इनका जो स्टेटमेंट होता है उसमें ये बात भी कही जाती है कि जो बड़ा बेटा है वो सरकारी जॉब में ऑलरेडी पहले से है। अब दोस्तों होता क्या है, आवेदन किया जाता है तो जो कमीशन होता है, जो अनुकंपा नियुक्ति कमीशन होता है, वो क्या करता है, इन जो बेटी की याचिका होती है उसको खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि चूंकि घर में एक आदमी पहले से जॉब में है तो उसको हम उसके किसी और फैमिली को जॉब नहीं दे सकते हैं। अब मामला यही नहीं रुकता है, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा इस मैटर से संबंधित, जो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जो किसी के पास अगर राइट होता है तो वो क्या नाम है, हाई कोर्ट के पास ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसमें बड़ी सारी दलीलें दी जाती हैं। चूँकि जो बड़ा बेटा होता है सरकारी जॉब में होता है, बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन अभी इसके बाद में जो किस रूल के हिसाब से इसमें नकारा गया था, मतलब अनुकंपा नियुक्ति देने से मना किया गया था, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा जब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस जो होते हैं सारी दलीलों को सुनने के बाद में, ठीक है, जो याचिका होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो बेटी होती है वो एक तो विकलांग होती है, ऊपर से ये होता है जो बेटा होता है, चलो मान लेता हूँ बेटा, जो हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो बेटा होता है उसकी अगर शादी होगी तो वो अपने बीवी और बच्चों की ही देखभाल कर सकता है, क्योंकि जो उसकी कमाई होगी वो उसमें लगाएगा, ना कि भाई बहन में लगाएगा। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटी को देना जरूरी है, जो कि विकलांग है, वो भी अविवाहित है। इसके बाद में अब जो कमीशन की तरफ से जो पक्ष पेश होता है, कमीशन की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं, आइए थोड़ा जानते हैं इस रूल के बारे में। देखो देखिए इसमें बताया जाता है कि कुछ नियम का हवाला दिया जाता है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को मैं पढ़ के सुना दूंगा और समझाते भी चलूँगा कि यूपी का नियम 5 हॉर्नेस में मरने वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम 1974 में मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में से एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, हालांकि यूपी सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया गया। मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 5वां संशोधन नियम 1999 में यह शर्त शामिल की गई कि मृत सरकारी कर्मचारी की जीवन साथी सरकारी रोजगार में नहीं होना चाहिए। जैसे एक चीज़ तो आप लोगों को मैं बताना समझो भूल ही रहा था, लेकिन अभी याद आ गया कि इसमें होता क्या है, अगर पति पत्नी में से कोई भी अगर सरकारी जॉब में है, ठीक है, तो उसमें से किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है, ये बात बिल्कुल याद रखिए। लेकिन बच्चों को नकारा नहीं जा सकता, बच्चों को जरूर अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है। 5 नियम में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए इस केस की जो सुनवाई, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस मंजीव शुक्ला ने कहा, जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, क्या इस न्यायालय ने आगे पाया कि विधायिका 1974 के नियमों के 5(1) में संशोधन करते समय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि यदि मृत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का बेटा सरकारी नौकरी में है तो उसकी कमाई शेष के जीवन यापन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। मृत सरकारी कर्मसेवक के परिवार के सदस्य इस कारण से बेटे की कमाई उसके अपने परिवार, जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, उसके अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च हो जाएगी, जीवित रहने के लिए होती है। इसलिए केवल निषेध शामिल किया गया है यदि मृत सरकारी कर्मचारी जो सेवक होता है, जीवित पति या पत्नी सरकारी नौकरी या परिवार के अन्य आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। आप लोगों को तो मैं इसमें बता चुका हूँ। इसमें जो याचिकाकर्ता जो बेटी होती है वो 75% विकलांग होती है। 75% बहुत ज़्यादा होता है, 50% से भी ज़्यादा है। तो चूँकि विकलांग है तो उसको मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चुनौती है भरण पोषण करना।
मतलब पूरे दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट द्वारा जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कमीशन के आदेश होते हैं उनको खारिज कर दिया जाता है और बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का जो आवेदन होता है उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों इस केस का नाम है कुमारी निशा बनाम यूपी राज व 3 अन्य। तो इसमें एक ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हर किसी को अगर कोई बेटी है तो इसमें जो अनुकंपा नियुक्ति पूरा केस को समझने के बाद तो यही आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं वो अगर कोई सरकारी जॉब में है तो हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर एक बेटा सरकारी जॉब में है, अगर कोई बेटी है या कोई दूसरा बेटा है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति बिल्कुल मिल सकती है, अविवाहित बेटा या बेटी है। क्योंकि अगर पहले बेटा सरकारी कर्मचारी तो अगर उसका परिवार होगा तो उसकी जो आय होगी वो अपने परिवार बच्चों के भरण पोषण में लगाएगा ना अपने भाइयों या, क्योंकि ये हकीकत है, भाई के खर्चे में थोड़ी लगाता है और शादी होने के बाद तो बिल्कुल नहीं, वो अपने परिवार के बारे में देखता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिली होगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके किसी संबंधी को ये वीडियो काम आ सकता है तो शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।